मुझे बस नेक्स्ट करना है ना पेजेस, ऐसे नहीं होंगे। अच्छा ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। नहीं, ये होगा ना पहला क्वेश्चन। हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी। ऑल राइट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो चलिए आज इंग्लिश का वोकैबलरी क्लास करेंगे। ओके तो आज का टॉपिक मैंने लिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो आप लोग अगर खुद नहीं पढ़ पाते हैं तो हमने सोचा कि भाई वोकैब का कुछ थोड़ा बहुत रखते हैं इंग्लिश का, और होपफुली आपसे अब वीक में एक या दो दिन हम वोकैबलरी पढ़ा करेंगे साथ में। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स। मैंने क्वेश्चंस विद ऑप्शंस वाले रखे हैं। इससे क्या फायदा होगा कि क्वेश्चन एग्जैक्ट पेपर में ऐसे ही आता है, और ऑप्शंस जो होते हैं ना वो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम ऑप्शन के साथ चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, गैस करिए आंसर क्या है। मैं चैट में देख रहा हूं, अगर कुछ लोग लाइव आए गए हैं अभी तो आप लोग आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट, ऑप्शन है इंसॉल्वेंट, पुअर, डेस्टिट्यूट और पॉपर। एनी आंसर, एनी गेसेस? अभी आई थिंक कोई आया नहीं है। ऑल राइट, एनीवेज, तो इसका आंसर है इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट बोलते हैं ऐसे इंसान को जो अपना उधार पे नहीं कर पा रहा है। अच्छा, एक वर्ड और है बैंकरप्ट। एक वर्ड और होता है बैंकरप्ट, जो इंसॉल्वेंट का ही सिनोनिम होता है बैंकरप्ट। ठीक है, लेकिन बैंकरप्ट का जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो लीगल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, जब कंपनी अपने आप को लीगली अनाउंस कर देती है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है अपनी जो डेट है, जो उधार है वो पे करने का। जैसा कि आपने अभी देखा होगा किंगफिशर एयरलाइंस में माल्या वगैरह के कुछ केसेस हुए, उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट अनाउंस कर दिया। ठीक है, तो पर्सन जो होता है वो इंसॉल्वेंट होता है। कंपनी जब लीगली अपने आप को अनाउंस करती हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है उधार उतारने के लिए, तो वो बैंकरप्ट होता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में पता यही यही चीज आपको सीखनी है। जैसे इंग्लिश में दो वर्ड है, सॉरी और अपोलोजी। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई सॉरी कब बोलना है और अपोलॉजी कब बोलना है, जबकि दोनों का मीनिंग ही माफी मांगना होता है ना, माफी होता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए तो कि जो सॉरी है वो इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, जबकि अपोलॉजी जो है वो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है ना, फॉर्मल वर्ड है। ठीक है, सॉरी तो हम ऐसे ही बोलते रहते हैं, किसी को भी बोल देते हैं सॉरी, आई एम सॉरी, इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट है। तो वोकैबलरी सीखने में ना कॉन्टेक्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कई जगह कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, इनफॉर्मल और फॉर्मल का होगा। तो कई जगह जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो इस तरह का होगा, जैसे मैं बता रहा हूं कि इंसॉल्वेंट जो है वो इंसान होता है जो अपने उधार नहीं पे कर पा रहा, जबकि बैंकरप्ट जो है वो ज्यादातर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से हमें वो कैप पढ़नी है ताकि हमें मीनिंग के साथ साथ वो कैप के कॉन्टेक्स्ट भी पता हो। ये नहीं कि बस मीनिंग पता है हो गया, है ना, कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है,
और वर्ड देख लेते हैं, इसमें कुछ और वर्ड भी हैं, जैसे पुअर वर्ड है। तो पुअर वर्ड क्या कहता है भाई? देखिए, पुअर माने होता है गरीब। पुअर वर्ड पे आपके एग्जाम में जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, वो ऐसे लिख कर दे देता है आपको कि दे आर पुअर्स। दे आर पुअर्स ऐसे लिख कर दे देता है। हेलो डियर ट्रू मोटिवेशन। आई एम ग्लैड कि कोई तो आया। चलिए, सो दे आर पुअर्स। अब दे आर पुअर्स में क्या एरर है? दे आर पुअर्स में ये एस एरर है डियर, है ना? ये एस नहीं आएगा। सही सेंटेंस क्या होता है? दे आर पुअर। अब ऐसा होता क्यों है? पुअर में हम एस क्यों नहीं लगा सकते जी? क्योंकि पुअर जो वर्ड है ना वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है? और एडजेक्टिव में हम एस और ई एस नहीं लगाते। ऐसा तो नहीं है ना कि दो तीन सुंदर लड़कियां हैं और आप उन्हें बोलो कि दे आर ब्यूटीफुल्स, है ना? ऐसा नहीं करते ना। एक हो चाहे दो हो चाहे चार हो, ब्यूटीफुल ही बोलते हैं। एडजेक्टिव में एस नहीं लगता, है ना? इंग्लिश में एस कहाँ लगता है? नाउन में लगता है ना? आप गर्ल का तो गर्ल्स कर सकते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स नहीं करेंगे। एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते हम, नाउन में एस लगाते हैं उसको प्लूरल करने के लिए। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया आपको। तो पुअर माने गरीब होता है, तो पुअर्स कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, एस लगता ही नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरा सेम क्वेश्चन जो है वो डेस्टिट्यूट वर्ड पर भी बन सकता है। डेस्टिट्यूट का मीनिंग भी पुअर ही होता है, एक्चुअली वेरी पुअर, एक्सट्रीमली पुअर जो लोग होते हैं उन्हें डेस्टिट्यूट कहते हैं। ठीक है, ये जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं डेस्टिट्यूट, इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ही ज्यादा गरीब लोग। ये वर्ड भी एडजेक्टिव है, इसीलिए ध्यान रखना आप डेस्टिट्यूट्स नहीं कर सकते। जैसे पुअर्स नहीं कर सकते ऐसे ही डेस्टिट्यूट्स भी नहीं कर सकते। ठीक है, मीनिंग सेम है, एक्सट्रीमली पुअर। अच्छा, पॉपर का मतलब भी पुअर होता है, लेकिन पॉपर जो वर्ड है ना डियर वो नाउन है, इसलिए पॉपर का तो पॉपर्स हो सकता है, इसका प्लूरल हो सकता है, ध्यान रखना। क्योंकि नाउन का प्लूरल्स किया जाता है, इसलिए पॉपर का पॉपर्स हो सकता है। ठीक है, बल्कि इसमें अगर मैं क्वेश्चन बनाना चाहूं ना तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि ही इज ए पॉपर मैन। ये बल्कि क्वेश्चन बन जाता है, हालांकि ये क्वेश्चन पॉपर वर्ड पर नहीं आता है। अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं ना तो ये क्वेश्चन ज्यादातर कावर्ड वर्ड पर आता है। ही इज ए कावर्ड मैन। एक्चुअली एग्जाम में क्या है ना, पैटर्न फिक्स्ड है, किस वर्ड पर कौन सा क्वेश्चन आएगा ये ज्यादातर फिक्स है। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये कावर्ड वर्ड पर ज्यादा आता है। ठीक है, तो कावर्ड मैन नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि कावर्ड जो वर्ड है वो खुद नाउन है, तो एक नाउन के साथ नाउन थोड़ा बोलेंगे। इसी तरीके से पॉपर नाउन, पॉपर जो वर्ड है वो भी नाउन है, इसके साथ भी मैन नहीं बोलेंगे। पॉपर का मतलब पुअर मैन पूरा होता है, गरीब आदमी, है ना? तो पॉपर मैन भी नहीं बोलेंगे। लेकिन पेपर में आपको ये क्वेश्चन कावर्ड वर्ड पर आएगा। देखो, अगर नाउन के साथ एक और नाउन हम लिख सकते ना तो हम ऐसे बोलते, ही इज ए ही इज ए टीचर मैन। अब आप कहोगे नहीं सर ये तो होता ही नहीं है, हम तो ऐसे नहीं बोलते, ही इज अ टीचर मैन तो कोई नहीं बोलता सर, बिल्कुल गलत है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि टीचर जो वर्ड है वो भी नाउन है। अब प्रॉब्लम बस यही है कि टीचर वर्ड आपको अच्छे से पता है, पॉपर और कावर्ड वर्ड आपको जानना है। तो इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स अबाउट स्पेंडिंग टाइम भाई, है ना? जिसके साथ समय बिता रहे हो उससे थोड़ा सा समय निकाल के इंग्लिश के साथ भी बिताने लग जाओ, है ना? मैं समझ सकता हूँ आप किसके साथ समय बिता रहे हो, लेकिन थोड़ा सा समय उनसे निकाल लो,
और ये शोना बाबू से थोड़ा सा टाइम निकाल के ना इंग्लिश के साथ स्पेंड कर लोगे तो थोड़ा सा ये है कि एक आधे एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जॉब वॉब लग जाएगी, तो फिर शोना बाबू और भी मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा बाहर आ जाओ शोना बाबू से, तो कावड़ और पॉपर वर्ड भी सीख लो। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आई होप इस पे आपको इनफ एक्सप्लेनेशन मिल गई है और आपको पता लग गया कि पुअर, डेस्टिट्यूट, पॉपर मीनिंग तीनों का ही सेम है, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग हैं। पुअर और डेस्टिट्यूट एडजेक्टिव है, पॉपर नाउन है, इंसॉल्वेंट एक अलग ही वर्ड है जो अपना उधार ना पे कर पाए। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ड्स अटर इम्पायसली अबाउट गॉड। दुष्ट लोग होते हैं जी, महापापी लोग होते हैं जो भगवान के बारे में गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, अपवित्र बातें बोलते हैं। एक्चुअली पायस माने होता है पवित्र। पायस वर्ड का यूज जो है वो संतों के लिए होता है ना, एडजेक्टिव है ये वर्ड। ठीक है, आपको इंग्लिश में पता है आई एम और आर्टिकल ए, ये प्रीफिक्स होते हैं, इनको बोलते हैं प्रीफिक्स, जो वर्ड के शुरू में लगते हैं। और ये क्या करते हैं ना, ये अपोजिट क्रिएट करते हैं, क्रिएट अपोजिट, उस वर्ड का अपोजिट क्रिएट कर देते हैं ये। तो जैसे पायस माने होता है पवित्र, तो इम्पायस क्या हो गया, अपवित्र, अपशब्द। ठीक है, इम लगा दिया आपने। और आपको ये तो पता ही होगा कि अगर हम किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा दें तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो इम्पायस भी क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन इम्पायसली जो वर्ड आप देख रहे हैं ये क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि किसी एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करने से क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, तो भगवान के बारे में अपशब्द कहना, अपवित्र शब्द कहना, इसका आंसर होता है बच्चा ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मीनिंग होता है ऐसे शब्द जो अपवित्र हो भगवान के बारे में। ठीक है, तो आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। बाकी वर्ड देख लेते हैं। एमोरल। अब देखो एमोरल में क्या किया है, वर्ड होता है मोरल। ठीक है, अब मोरल का उल्टा बनाना है तो इनमें से या तो इम ऐड कर दो या ए ऐड कर दो, है ना। तो एमोरल का मतलब हो गया अनैतिक, मोरल माने होता है नैतिक, मोरल का मतलब हो गया नैतिक, एमोरल हो गया अनैतिक, जो अनैतिक हो। ठीक है, इमोरल भी बोल सकते हो आप इसको, इसको आप इमोरल भी बोल सकते हो, एमोरल भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं है, दोनों ही वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, आपको पता होगा एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं और नाउन से पहले आते हैं अक्सर। ठीक है, चलिए लॉजिक वर्ड तो आई थिंक सबको पता ही है, ऑप्शन सी जो है लॉजिक, ये वर्ड तो आप सबको पता ही होगा। बाकी फिलॉसफी क्या होता है, फिलॉसफी तो देखिए कोई बिलीफ होता है ना। फिलॉसफी क्या होता है, ऑप्शन बी जो है, फिलॉसफी का मतलब होता है बिलीफ्स, है ना। किसी भी चीज को लेकर जो हमारा बिलीव्स होता है या हमारी थ्योरी होती है जो किसी चीज को एक्सप्लेन करती है, जैसे माई फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज, इस तरीके से इस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है ना, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी आइडिया पर जो बिलीफ होता है, जो आइडिया होता है, डिस्कशन होता है, उसको फिलॉसफी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ नंबर ऑफ शिप्स, ये कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है। ठीक है, अ नंबर ऑफ शिप्स कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होता है फ्लीट। अ नंबर ऑफ शिप्स का आंसर क्या है, फ्लीट। एक्चुअली ऐसे बोला जाता है, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। देखिए शिप्स जो है वो हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, क्योंकि जहाज जैसा मर्जी हो, बड़ा हो छोटा हो, उसको शिप बोलेंगे, इसलिए शिप हो गया कॉमन नाउन। लेकिन बहुत सारे शिप्स का जो झुंड है उसको बोलते हैं फ्लीट। जैसे आप आसान शब्द से समझो,
अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हो गया कॉमन नाउन और क्लास हो गया कलेक्टिव नाउन। इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन क्योंकि ये कलेक्शन शो करता है। तो स्टूडेंट्स के कलेक्शन को बोलते हैं क्लास। ऐसी तरीके से शिप्स के कलेक्शंस को बोलते हैं फ्लीट। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, गैलेक्सी और कॉन्स्टिलेशन ये दोनों वर्ड स्टार्स के लिए यूज होते हैं। कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स होता है। लेकिन अगर मान लो पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स में अ डैश ऑफ स्टार्स और गैलेक्सी भी दे दे और कॉन्स्टिलेशन भी दे दे, तो ध्यान रखना आंसर बच्चा कॉन्स्टिलेशन को लगाना। क्योंकि गैलेक्सी में तो देखो स्टार्स के साथ साथ प्लैनेट्स भी आ जाएंगे, मेटेरियोट्स भी आ जाएंगे, डस्ट भी आ जाएगा। यूनिवर्स में जो भी कुछ है वो गैलेक्सी में ही तो है। तो गैलेक्सी वर्ड का यूज स्टार्स के लिए कर तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एप्रोप्रिएट क्या है, कॉन्स्टिलेशन ज्यादा एप्रोप्रिएट है। ठीक है ना, तो ये इनमें डिफरेंस है। ग्रुप वर्ड तो आपको पता ही है, कॉमन सा वर्ड है, किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। चलो जी, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी बनाए उसको क्या बोलते हैं? गेस कर लो आप लोग। मैं थोड़ा सा पॉज कुछ सेकंड का इसीलिए देता हूं ताकि आप लोग एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को और देख लो। हाँ, ज्योग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, लैपिडिस्ट या लिंग्विस्ट? तो इसका आंसर होता है बच्चों लेक्सिकोग्राफर। इसको ऐसे याद कर लो, देखो लेक्सिकोग्राफर, लस्सी पीकर डिक्शनरी बना दी अगले ने, है जी, लस्सी पीते पीते डिक्शनरी बना दी। आप खामा खाई 50-60 रुपए का लस्सी का गिलास गटक जाते हो और कुछ नहीं बना पाते। इसने लस्सी पीकर डिक्शनरी बना दी, इसीलिए इसको बोलने लग गए लेक्सिकोग्राफर, है जी। और वर्ड देख लो, ज्योग्राफर तो ज्योग्राफी के मास्टर होते हैं जी, ये तो ज्योग्राफी के एक्सपर्ट को ज्योग्राफर बोल दिया जाता है। ठीक है, लैपिडिस्ट जो होते हैं, लैपिडिस्ट क्या होते हैं? लैपिडिस्ट होते हैं स्किल्ड लेबरर्स, ये डबल एल है, स्किल्ड लेबरर्स को बोलते हैं जी। ठीक है, स्किल्ड लेबरर्स को बोलते हैं लैपिडिस्ट। ये ज्यादातर प्रीशियस स्टोन्स के कारीगर होते हैं। ठीक है, स्टोन्स के कारीगर होते हैं, प्रीशियस स्टोन्स होते हैं ना, जो कीमती हीरे जवाहरात को तराशते हैं, उन्हें लैपिडिस्ट बोलते हैं। लिंग्विस्ट होते हैं लैंग्वेज के मास्टर। ठीक है, मास्टर ऑफ लैंग्वेज, जो कई लैंग्वेजेस को जानते हैं, जो कई लैंग्वेजेस में रिसर्च करते हैं, उनको लिंग्विस्ट बोलते हैं। बल्कि लिंग्विस्ट वर्ड से मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, लिंग्विस्टिक्स। ये वर्ड बल्कि आप याद रखना, है ना, एस लगने के बाद भी ये एक सिंगुलर नाउन है, पहली चीज तो ये याद रखो। ठीक है, इसका मीनिंग होता है लैंग्वेज से रिलेटेड स्टडी हो गई, स्टडी बोल सकते हो आप, है ना, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। जो लिंग्विस्ट होते हैं ना, वो लिंग्विस्टिक्स करते हैं। लिंग्विस्टिक्स एक कोर्स मान लो, एक स्टडी मान लो। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक्स वर्ड पे बल्कि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इसमें एस लगा होता है तो वो आर लिख देता है, लिंग्विस्टिक्स आर, जबकि होना चाहिए लिंग्विस्टिक इज। एस लगने के बाद भी सिंगुलर नाउन है। और ये भी ध्यान रखना, जितने भी वर्ड टीआईसी वाले होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। मतलब अगर इसमें से एस हटा दिया जाए लिंग्विस्टिक्स में से और लिंग्विस्टिक लिख दिया जाए तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें मैं आपको एक्स्ट्रा में बता के चल रहा हूं, ये काम आएंगी आपको, सुन लो इनको। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, कई बार जो जख्म होता है उसमें से एक छोटा सा पीस निकालते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई बीमारी का क्या नेचर है ना, कई बार ऐसा होता है। तो बायोप्सी, ऑटोप्सी, ऑपरेशन या एम्प्यूटेशन? तो इसका आंसर है बच्चा बायोप्सी, है ना, इस टेस्ट को बायोप्सी बोलते हैं, बहुत कॉमन सा वर्ड है। ऑटोप्सी तो पोस्टमार्टम को बोलते हैं, जो डेड बॉडी का होता है, पोस्टमार्टम को बोलते हैं ऑटोप्सी।
ठीक है। ऑपरेशन आपको पता ही है, ऑपरेशन के कई कॉन्टेक्स्ट हैं, डॉक्टर्स भी करते हैं और सोल्जर्स भी करते हैं, ठीक है। एम्प्यूटेशन होता है सर्जिकल रिमूवल। एम्प्यूटेशन का मीनिंग होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ एन ऑर्गन, या बॉडी पार्ट्स लिखो, रादर ऑर्गन नहीं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ बॉडी पार्ट्स। इन बोर्ड्स में यही दिक्कत है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ बॉडी पार्ट्स, ये डॉक्टर्स जब किसी का हाथ काट देते हैं ऑपरेशन में, या किसी का पैर काट देते हैं ना कि भाई इन्फेक्शन ऊपर ना चढ़े, तो उसको बोलते हैं एम्प्यूटेशन। बायोप्सी में क्या होता है, बायोप्सी में जो वुंड होता है, जो जख्म होता है, जो चोट होती है या जो इन्फेक्शन होता है, उसमें से छोटा सा पीस निकाला जाता है। तो यहाँ पर सेल निकाला गया है, इसीलिए आंसर बायोप्सी लगाएंगे, ठीक है। आई होप वर्ड्स क्लियर हैं सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप एटसेट्रा, where glasses, dishes, spoons, food etc are kept। तो एक छोटा सा रूम होता है बड़े से घर में, होटल में, शिप में, जहां पर किचन का सामान रखा होता है, बेसिकली ग्लासेस, डिशेस, स्पून्स, फूड, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैंट्री। ये ऑफिसेज में भी होती है पैंट्री, आपने देखा होगा, होटल्स में भी होती है। एक्चुअली किचन जो होता है, किचन जो होता है वो होता है जहां पर खाना बनाया जाता है, जहां पर कुकिंग होती है। लेकिन जहां सामान रखा जाता है किचन का, उसको पैंट्री बोलते हैं, ठीक है। बाकी वर्ड देख लो। पोर्टिको क्या होता है, ऑप्शन ए। पोर्टिको का मतलब होता है, ये आर्किटेक्चर में यूज होता है एक्चुअली, ये कोई भी स्ट्रक्चर जो पिलर्स के ऊपर होता है, स्ट्रक्चर ऑन पिलर्स, ठीक है। पिलर्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना होता है उसे पोर्टिको बोलते हैं। जैसे आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, पूरी एक गैलरी है और उसमें इस तरीके से बड़े बड़े पिलर्स हैं, है ना। हमने यहाँ पर फोटो डाल सकते थे हम, वैसे अभी टाइम नहीं लगा मुझे, है ना। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, पिलर्स होते हैं, और उसको पोर्टिको बोलते हैं। कई लोग अपने घर के बाहर भी छोटा सा पोर्टिको इस तरीके से बनवा लेते हैं ना, पिलर्स के ऊपर, मेन गेट पर। तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर में जो बिल्डिंग को ब्यूटीफाई करता है आउटसाइड से, और वो पिलर्स के ऊपर होता है, तो उसको पोर्टिको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी देख लो, मेज़नीन। मेज़नीन वर्ड तो आपको मेट्रो की लिफ्ट में भी दिखाई दे जाएगा, है ना। मेज़नीन का मतलब होता है a structure between ground floor and first floor, ठीक है। a structure between ground floor and फर्स्ट फ्लोर। बेसिकली डुप्लेक्स हाउसेस जो होते हैं उनमें आपने देखा होगा, एक ग्राउंड फ्लोर होता है और फिर एक छोटी छत होती है, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है, और मेन छत ऊपर होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बीच में जो होता है, इसको मेज़नीन बोलते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में आता है, ठीक है। आप अगर कभी करकरडुमा मेट्रो स्टेशन पर जाएंगे तो वहां पर मेज़नीन है, ब्लू लाइन से कनेक्ट करने के लिए, और वहां पे लिफ्ट में भी लिखा हुआ आता है मेज़नीन। एक कॉनकोर्स वर्ड भी लिखा हुआ आता है ना। कॉनकोर्स वर्ड, लॉबी को बोलते हैं कॉनकोर्स, जो मेन लॉबी होती है जहां पर आप एंट्री करते हैं और टिकट खरीदते हैं मेट्रो में। तो कॉनकोर्स वर्ड भी आपने देखा होगा, उसकी लिफ्ट में लिखा रहता है। तो ये वर्ड जो है ना, आर्किटेक्चर से रिलेटेड वर्ड हैं। तो एक कॉमन मैन को ये वर्ड पता होने चाहिए, इसीलिए आप लोगों के पेपर में ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। देखो लिखा हुआ है सेटल्स इन, आ रहा है, इन माने आना, तो इमिग्रेंट होगा आई वाला। और अगर जा रहा है कहीं पर सेटल होने तो ई वाला। देखो ई से एग्जिट होता है ना, ई फॉर एग्जिट। तो एमिग्रेंट का मतलब होता है जो जाता है ना। तो ऐसे लिखा रहेगा गो, है ना, गो टू सेटल, जो जा रहा है। अगर आपका दोस्त है कोई और वो किसी फॉरेन कंट्री में जा रहा है तो वो आपके लिए क्या हो गया, एमिग्रेंट, क्योंकि जा रहा है। लेकिन वहां के देश के लोगों के लिए वो क्या होगा, इमिग्रेंट, क्योंकि आ रहा है। ठीक है जी। एलियन तो आपको पता ही है, दूसरे प्लेनेट के लोगों को भी बोलते हैं। एलियन वर्ड से मैं आपको इंग्लिश की एक और ब्यूटीफुल चीज सिखाऊंगा वोकैब की, है ना। देखो एक तो होता है वर्ड का लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग, जैसे लिटरल का मतलब है एक्चुअल मीनिंग। तो एलियन वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, पीपल ऑफ अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स के जो लोग हैं। लेकिन एक होता है वर्ड का फिगुरेटिव मीनिंग। ठीक है, फिगुरेटिव मीनिंग का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जिससे आप फेमिलियर नहीं है, जिसको आप जानते नहीं है, तो आप उसको भी बोल देते हो यार दिस इज एलियन टू मी। जैसे मैं बोलूं कि भाई लेट्स से science fiction is alien to me, है ना। या let's say any new gadget is there in the market and I would say this gadget is alien to me, यार मेरे को बिल्कुल यूज करना नहीं आता। तो ये होता है वर्ड का फिगुरेटिव यूज। तो कई बार हम उसके लिटरल यूज से ही उसका फिगुरेटिव यूज निकाल लेते हैं। तो एलियन वर्ड आपको अक्सर इंग्लिश में फिगुरेटिवली भी यूज होता हुआ मिलेगा, ऐसी चीजों के लिए जिनसे आप फेमिलियर नहीं हैं। ठीक है। विजिटर तो आई होप आपको पता ही है, जो कहीं पर विजिट करता है उसे विजिटर कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल, अपनी मर्जी से कुछ करना। तो देखिए वर्ड क्लोज होते हैं, इसीलिए मैंने विद ऑप्शन क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप पेपर में विद ऑप्शन उनको डील कर पाए। ठीक है, तो अपनी मर्जी से कुछ करना, फ्री विल, है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है, तो उसको बोलते हैं वॉलंटरली। ठीक है, जब आप कोई काम अपनी मर्जी से करते हैं। आपने देखा होगा वॉलंटियर्स बनते हैं, है ना, नाउन वॉलंटियर होता है। कुछ लोग होते हैं ना वॉलंटियर्स बनते हैं, फ्री में सेवा करते हैं अपनी मर्जी से। अब आपको लग रहा होगा जी विलफुली आंसर क्यों नहीं हुआ, तो वही मैं बता रहा था कि ये सिनोनिम तो हैं एक दूसरे के। विलफुली का मतलब भी यही होता है अपनी मर्जी से कुछ करना, लेकिन विलफुली का कॉन्टेक्स्ट जो है ना, जो टोन है वो नेगेटिव है। विलफुली की टोन नेगेटिव है। विलफुली आप हमेशा कुछ गलत काम जब जानबूझकर करते हैं ना, जब आप जानबूझकर कोई गलत काम करते हैं तो विलफुली वर्ड का यूज करना होता है। जबकि यहां पर गलत काम नहीं लिखा हुआ था, यहां पर लिखा हुआ था डूइंग समथिंग। अगर लिखा होता ना सम रॉन्ग थिंग तो फिर हम विलफुली लगा देते, लेकिन लिखा है कुछ करना, अपनी मर्जी से कुछ करते हैं तो वॉलेंटरली लगाएंगे। ठीक है। ऑब्लिंगली का मतलब भी अपनी मर्जी से ही करना होता है, लेकिन अपनी मर्जी से क्या करना, काइंडनेस। ठीक है, काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस होता है ऑब्लिंगली। ठीक है, जब आप काइंडनेस करते हैं अपनी मर्जी से, बिना किसी के कहे या बिना किसी के दबाव में आकर जब आप दया दिखाते हैं या एक अच्छा सा ग्रेसफुल सा एटीट्यूड शो करते हैं, तो वो ऑब्लिंगली होता है। जैसे आपने देखा होगा कई मूवी स्टार्स होते हैं, उनके साथ कोई फोटो खिंचाने आए तो वो बड़े प्यार से ग्रेसफुली खड़े हो जाते हैं, एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं। सो दैट इज ऑब्लिंगली। ठीक है। कंपल्सरली तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा इन तीनों वर्ड का। कंपल्सरली का मतलब हो जाएगा कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या है ना, इस वर्ड में तो फोर्स अप्लाई हो जाती है कि कंपल्सरी है भाई, ये तो रूल बन गया, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज तीनों वर्ड क्लोज थे, लेकिन आंसर होगा वॉलेंटरली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज, तो ये भी काफी क्लोज क्वेश्चन है। इसका आंसर होता है अजाइलम।
ठीक है, क्योंकि रेफ्यूज वर्ड से ना ये कॉन्टेक्स्ट जो है ना पॉलिटिकल हो गया, यानी कि यहाँ पर सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो गई, जो किसी दूसरी कंट्री के या दूसरे स्टेट्स के लोगों को रेफ्यूज प्रोवाइड कर रही है, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, खाने पीने के साथ साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, इसीलिए अजाइलम वर्ड का यूज करेंगे। अदरवाइज तो आपको शेल्टर भी आंसर लग रहा होगा। देखिए शेल्टर का कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो बहुत ही नॉर्मल है ना। शेल्टर तो घर बार घर हो गया, खाना पीना हो गया, उसको बोलते हैं। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आप अजाइलम वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। हाउस और कंट्री वर्ड तो आपको पता ही है, ठीक है, घर होता है, देश होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स। ये बैट्स है, ये ए हटा देना यहां से, ठीक है। तो जो जी जुआ खेलते हैं, ठीक है, जुआ खेलते हैं, तो धर्मेंद्र की मूवी में बहुत यूज हुआ है ये वर्ड पंटर, है ना। पंटर बोलते हैं उन लोगों को जो जुआ खेलते हैं। और वर्ड देख लेते हैं। बैकर वर्ड तो वो होता है जी जो बैक करे, जो सपोर्ट करे, खासतौर पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट करे, जो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करे ना, उनको बैकर बोलते हैं। आजकल इन्वेस्टर्स के लिए भी यूज हो रहा है ये वर्ड। जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको भी बैकर बोलते हैं। कस्टमर तो आपको पता ही है। क्लाइंट और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है जी? क्लाइंट वो होते हैं जो फीस पे करते हैं, है ना। जैसे लॉयर्स के क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। कस्टमर्स कौन होते हैं? जो प्राइस पे करते हैं किसी चीज का, ठीक है ना। क्लाइंट फीस पे करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स के क्या होते हैं जी? डॉक्टर्स के तो पेशेंट्स होते हैं, है ना, जो उनको पे करते हैं। उसी तरीके से टीचर्स के क्या होते हैं? टीचर्स के तो जी स्टूडेंट्स होते हैं। तो देखो कस्टमर भी कई रूप में पाया जाता है ना। और किसको कौन सा कस्टमर मिल रहा है उसके लिए अलग वर्ड अवेलेबल है, ठीक है। बल्कि मेरे को एक वर्ड और याद आ रहा है, खैर छोड़ो, वो जब आएगा किसी वर्ड में तब देखेंगे उसको। अभी फिलहाल इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। ये तो इजी सा वर्ड है, ये तो आई थिंक सबको पता होना चाहिए। जर्नलिज्म होता है ना। जर्नलिज्म में ही आप न्यूज़पेपर या मैगजीन्स के लिए लिखते हैं। लिटरेचर का मतलब तो बुक्स होता है, जब कोई बुक्स वगैरह लिखता है, लिटरेचर वर्ड बुक्स के लिए यूज होता है। बायोग्राफी का मतलब है किसी की जीवनी लिखना, ठीक है। और आर्टिस्ट्री मतलब रिलेटेड टू आर्ट्स। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो बहुत कंफ्यूजिंग हो या आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा हो। बायोग्राफी के साथ साथ एक ये वर्ड और आप याद रखना, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब कोई इंसान अपनी जीवनी खुद लिखता है। देखिए इंग्लिश में ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, जैसे ऑटोमेटिक जो सेल्फ हो। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कोई इंसान जो अपनी जीवनी खुद लिखे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एन अबैंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी। ध्यान देना यहाँ पर फाउंड बाय, लिंक वर्ड पर ध्यान दिया करो। क्वेश्चन में लिंक वर्ड दिया होता है आपको, है ना। मिल गया मतलब आप ऐसे ही चल रहे थे, आपने देखा रास्ते में एक बच्चा पड़ा हुआ है, अरे बच्चा पड़ा हुआ है उठा लो, तो फाउंडलिंग आंसर होगा। ऐसे बच्चों को फाउंडलिंग बोलते हैं। ऑर्फन नहीं बोलेंगे। आप लोगों का मन कर रहा होगा ऑर्फन लगाओ, नहीं जी। ऑर्फन तो अनाथ बच्चे होते हैं जो ऑर्फनेज में पाए जाते हैं, अनाथालय में पाए जाते हैं, बहुत फॉर्मेलिटीज करने के बाद मिलते हैं। फाउंडलिंग तो वो बच्चे हो गए बस जो आपको मिल गए, सड़क पे मिल गए, कहीं ऐसे ही पड़े हुए, ठीक है। सिबलिंग तो भाई बहन होते हैं। सिबलिंग का मतलब तो ब्रदर्स एंड सिस्टर होता है। आप भी कभी कभी गुस्से में अपने मम्मी से पापा से पूछते तो होगे, मम्मी कहाँ से लिया है इसे, है? तो सिबलिंग तो जी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं। अर्चिन का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना। नॉट लुक्ड आफ्टर। इनके पेरेंट्स होते तो हैं लेकिन ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, इन पे कोई ध्यान ही नहीं देता,
ठीक है, ये इधर उधर आवारापंती करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इनके पेरेंट्स हैं लेकिन वो ध्यान नहीं देते इनके ऊपर, उनको अर्चिन बोलते हैं। तो देखिए विद ऑप्शन क्वेश्चन करने का फायदा होता है, चारों वर्ड हमें रिलेटेड मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक, मतलब आइसोलेटेड एरिया होते हैं ये, रिवर से भी बहुत दूर होते हैं, कोस्ट से भी बहुत दूर होते हैं, तो इनको हिंटरलैंड बोलते हैं। अब देखो ये ज्योग्राफी का वर्ड आ गया, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ना ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब के वर्ड्स पूछे जाते हैं। ठीक है, स्वाम्प्स क्या होता है, ऑप्शन ए देखिए, स्वाम्प्स का मतलब होता है वेट लैंड, गीली जगह को बोलते हैं जी। क्योंकि ये नीची होती है ये जमीन, ये ज्यादातर जो स्वैम्प वर्ड का यूज आप देखते हैं ना, ये ऐसे लो हिल्स एरियाज होते हैं ये। ठीक है, ये लो एरियाज होते हैं, नीचा होने के कारण क्या है, इनमें पानी भर जाता है और ये गीले रहते हैं। मार्शेस भी वेटलैंड्स को ही बोलते हैं, हालांकि ये ग्रीन होती हैं, ये जंगलों में होती हैं, है ना। स्वाम्प्स को तो दलदल भी बोल सकते हो आप, हिंदी में इसको दलदल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान से देखना, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है इस्मस, ये टीएच साइलेंट होता है, बोलना नहीं होता है, इस्मस बोलते हैं। इस्मस क्या होता है, इस्मस होता है अ नैरो ब्रिज, अ नैरो ब्रिज कनेक्टिंग टू लैंड्स, एक पतला सा ब्रिज जो दो लैंड्स को जोड़ रहा हो, है ना। जो हमारे भगवान राम ने बनाया था ना, इंडिया से श्रीलंका तक का जो राम सेतु बनाया था, तो उस तरह का। तो कोई भी दो बड़ी लैंड्स को जब किसी छोटे नैरो ब्रिज से जोड़ा जाता है तो उसे इस्मस कहते हैं। आई थिंक एक ही इस्मस है अभी हमारे यहाँ पर अर्थ पे, जो कहीं नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। वैसे हमारा राम सेतु भी इस्मस ही है, क्योंकि वो भी दो मास लैंड्स को कनेक्ट करता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड, अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर यूजली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, ये प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर यहां पर है। ठीक है, तो जब कोई एम्प्लॉयर एक सर्टिफिकेट देता है करेक्टर के बारे में कि भाई ये आदमी चरित्र से ठीक है, तो उसको टेस्टिमोनियल बोलते हैं, जो टेस्टिफाई करता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। मेमोरेंडम वर्ड आपने सुना होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू अक्सर यूज होता है, दो गवर्नमेंट्स आपस में शेयर करती है ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, की भाई हम आपको टैक्स नहीं करेंगे, आप हमें टैक्स मत करना। ठीक है, सर्टिफिकेट वर्ड तो किसी कोर्स के लिए दिया जाता है जी, आप कहीं से कोई कोर्स करिए तो वो सर्टिफिकेट दे देते हैं आपको, जो सर्टिफाई करता है कि आपने ये कोर्स किया है। लाइसेंस आपको पता ही है, ड्राइविंग वगैरह के लिए यूज होता है, या शराब के ठेके खोलने के लिए यूज होता है। आजकल आपने देखा होगा दिल्ली में शराब के ठेके बहुत खुल रहे हैं, मतलब ऐसा कंपटीशन सा चल रहा है कि बच के दिखाओ अगर बच सकते हो तो, है ना। कैसे बच रहे हो तुम पीने से, हर 500 मीटर पे खोल रहे हैं। चलो जी नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, ऐसा आदमी जो गलती ना करे। अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, ये हमेशा मेक अ मिस्टेक ही होगा, ये क्वेश्चन पेपर में आता है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। कई बार ऐसे आ जाएगा कि ही डिड अ मिस्टेक, तो नहीं लिख सकते जी आप डिड अ मिस्टेक, ये एरर होता है, ध्यान रखना, मेड लिख कर आना पड़ेगा, क्योंकि ये ईडियम है, एक मुहावरा है, मेक अ मिस्टेक। मिस्टेक वर्ड के साथ आपको हमेशा मेक या मेड ही वर्ड मिलेगा। डिड डू डन लगा दिया कुछ तो एरर है पेपर में, पहली चीज तो ये। तो जो कभी गलत ना करे, गलती ना करे, इनफॉलिबल, है ना, इनफॉलिबल में फॉल वर्ड से याद करो, जो कभी गिरे ना, है ना, जो गिरेगा नहीं वो गलती नहीं करेगा, तो इनफॉलिबल का मतलब होता है जो कभी गलती ना करे। ये दो वर्ड तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी लोग, है ना, जो जिनके पास हमेशा कंप्लेंट्स होती हैं, हमेशा निराश रहते हैं ये। और ऑप्टिमिस्ट होते हैं जो आशावादी लोग होते हैं, है ना, जो मुसीबत के समय में भी पॉजिटिव सोचते हैं, वो ऑप्टिमिस्ट होते हैं। हिपोक्रेट, ये खतरनाक लोग होते हैं जी। हिपोक्रेट लोग क्या होते हैं, जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हो। ठीक है,
ये हिपोक्रेट लोग खतरनाक होते हैं जी, ठीक है, जो कहते कुछ हैं लेकिन करते कुछ और हैं, इनको हिपोक्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड, ये बैंड नहीं है, हैंड है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, जो दोनों हाथों का यूज कर सके। वायरस एक करेक्टर आपने 3 इडियट मूवी में देखा होगा, हाँ, जो अपने दोनों हाथों से लिख सकता है, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। यहां पर मैं एक प्रीफिक्स डिस्कस करूंगा, ये इंग्लिश में एक प्रीफिक्स है एमबी। एमबी का मीनिंग ही होता है टू या बोथ, ठीक है, एमबी का मतलब होता है टू और बोथ। तो यहां पर देखो चारों वर्ड आपको एमबी से रिलेटेड दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन ए देखो एमबी वर्ड, ये जो वर्ड वर्ड देख रहे हो आप, ये एक रूट वर्ड है, ये लैटिन रूट वर्ड है जी इंग्लिश में, ठीक है, इसका मीनिंग होता है टर्न, ठीक है, वर्ड का मीनिंग होता है टर्न। अब इससे 2 वर्ड और बने हैं, पहले मैं वो बता दूं। एक वर्ड है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मीनिंग होता है ऐसा आदमी जो रिजर्व्ड है, ठीक है, जिसका टर्न अंदर की तरफ है, मींस ये बहुत कम बोलता है, ठीक है, और इसी का उल्टा होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्स माने हो गया आउटसाइड, इन माने हो गया इनसाइड। तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो बहुत ही फ्रेंडली है, सोशल है और लोगों की कंपनीज को एंजॉय करता है। तो एम्बीवर्ट क्या हो गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि एम्बी माने होता है बोथ, तो इसके अंदर दोनों क्वालिटी होती हैं। ये एम्बीवर्ट जो होता है ये इंट्रोवर्ट भी होता है और एक्सट्रोवर्ट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मीनिंग होता है कंफ्यूजिंग। ऑप्शन सी जो एम्बीवेलेंट है, इसका मीनिंग होता है कंफ्यूजिंग। जब आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं ना कि ये करूं या ये करूं, तो ऐसी सिचुएशन को एम्बीवेलेंट बोलते हैं। बाकी एम्बिशियस तो आपको पता ही है, जो लोग एम्बिशियस होते हैं उन लोगों के पास अपने लाइफ के गोल्स होते हैं, उन्हें पता होता है हमें क्या करना है और वो एम्बिशियस होते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। चलो जी, तो नेक्स्ट आई होप हो गया। चलिए, तो आई होप दीज वर्ड्स आर गोना ऐड सम यू नो टू योर वोकैबुलरी, और ये काम आएंगे जी, ठीक है। तो इतना ही करते हैं इस एक्सरसाइज में, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे।